देखिए आज का ये वीडियो है वो फिज़िकल सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन पे होने जा रहा है। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो कहीं स्किप ना करें, नहीं तो फिर कहीं कुछ समझने में दिक्कत होगा, क्योंकि बीच बीच में कुछ ऐसे पॉइंट बोले जाते हैं जिसे आप स्किप करने पर आपको दिक्कत आएगी समझने में। ठीक है, तो बने रहिए हमारे वीडियो में और देखिए आज हम बात कर रहे हैं मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन। मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन बोले या फिर गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये बोल सकते हैं, दोनों एक ही बात है। वही है इक्वेशन जो है मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन, वही है गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, उससे हम लोग को क्या मिला है, जो इक्वेशन क्या मिला है मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन, रो इज इक्वल टू डाइवर्जेंट ऑफ डी वेक्टर, ये बोल सकते हैं। या फिर देखिए रो इज इक्वल टू डाइवर्जेंट ऑफ डी है, ठीक है, डी वेक्टर है, लेकिन यहाँ डी इज इक्वल टू क्या है, डी इज इक्वल टू हमें पता है एप्सिलॉन नॉट इज एंड ई वेक्टर। ठीक है, डी इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट एंड ई वेक्टर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो। ठीक है, तो अगर हम यहाँ डी के जगह पर एप्सिलॉन नॉट डॉट है, एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर को अगर यहाँ पे ऐड कर दें, ठीक है, उसी के जगह पे रिप्लेस कर दें, ठीक, तो इसका जो एप्सिलॉन नॉट है, ये जो एप्सिलॉन नॉट है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होके यहाँ रो के नीचे आ जाएगा। इसको भी यहाँ से मिटा देते हैं और देखिए ये वेक्टर और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एप्सिलॉन नॉट आ गया रो के नीचे। तो ये क्या है, डाइवर्जेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलिए या फिर फ्लक्स लाइन ऑफ, ये फ्लक्स लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बोलिए, बात एक ही है। ठीक है, तो उसका इसका इक्वल क्या है, ये टर्म इक्वल है। ठीक, तो यही हम लोगों के गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक से पता है, मैक्सवेल के फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग को ये पता है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं उसके इक्वेशन के बारे में, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इक्वेशन, मैक्सवेल के फर्स्ट इक्वेशन जो है उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हम लोग देखेंगे। क्या बोल रहा है, इट इज़ अ स्टेडी स्टेट इक्वेशन इंडिपेंडेंट टाइम। ये जो इसका इक्वेशन है मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन, इसका इक्वेशन हमें पता है, ये वो टाइम इंडिपेंडेंट है। ये इक्वेशन है वो टाइम का, इसका रिलेशन टाइम का इस इक्वेशन का एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, देखिए दूसरा पॉइंट की ओर जाते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन फ्लक्स लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड अपॉन चार्ज डेंसिटी रो, चार्ज डेंसिटी को रो से डिनोट किया जाता है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो फ्लक्स लाइन है, ठीक है, फ्लक्स लाइन किसके, फ्लक्स लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स किसके ऊपर डिपेंड है, चार्ज डेंसिटी के ऊपर डिपेंड है। कैसे है, यहाँ पे देख सकते हैं, इसका इक्वेशन है। ठीक है, अभी हम आपको बताए हैं डाइवर्जेंट ऑफ डी वेक्टर इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो ये क्या है, ये फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, फ्लक्स लाइन ऑफ, देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलिए, फ्लक्स लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बोलिए, बात देखिए। ठीक है, तो क्या है, ये डाइवर्जेंट ऑफ ई वेक्टर या फिर फ्लक्स लाइन किस पर डिपेंडेंट कर रहा है, रो पर डिपेंडेंट कर रहा है, यानी यहाँ चार्ज लिखा गया है। ठीक है, ये चार्ज नहीं होगा, यहाँ रो होगा, चार्ज का हम साइन वहाँ डिनोट कर दिए। ठीक है, यहाँ रो होगा, रो बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, रो बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आपको पता चल गया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो चार्ज डेंसिटी पर कैसे डिपेंडेंट है। ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं उसके थर्ड इक्वेशन की ओर, थर्ड इक्वेशन का। ठीक है, थर्ड इक्वेशन नहीं, थर्ड पॉइंट बात कर रहे हैं, थर्ड पॉइंट, रो इज इक्वल टू डाइवर्जेंट ऑफ डी, इट सिग्निफाइज दैट रो द चार्ज डेंसिटी स्केलर क्वांटिटी। जो रो है वो स्केलर क्वांटिटी है। इस लाइन से हम लोग वही बोल रहा है कि रो है वो चार्ज डेंसिटी है।
चार्ज डेंसिटी है, लेकिन वो एक स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर क्वांटिटी कैसे हुआ, देखिए यहाँ डाइवर्जेंट ऑफ डी जो है, यानी हम अलग अलग बात कर रहे हैं, डाइवर्जेंट जो है और डी है, ठीक है, दोनों का दोनों अलग अलग एक वेक्टर है, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो स्केलर होगा, ठीक है। वो दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होगा, स्केलर आएगा, इसका रिजल्ट स्केलर आएगा। तो जब इसका रिजल्ट स्केलर आएगा तो इसका मतलब क्या है, रो भी स्केलर ही है, ठीक है। इससे हम लोग ये समझेंगे ना कि जो चार्ज डेंसिटी है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फर्स्ट इक्वेशन पढ़ रहे हैं मैक्सवेल का, ठीक है। देखिए द चौथा पॉइंट देख रहे हैं, द पॉजिटिव चार्ज एक्ट एज सोर्स एंड नेगेटिव चार्ज एज सिंक फॉर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ये बोल रहा है यहाँ पर, क्या बोल रहा है कि देखिए जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये हम ड्रॉ कर लेते हैं, इसको ऊपर थोड़ा ले जाते हैं। हाँ, जो देखिए जो पॉजिटिव चार्ज है क्या बोल रहा है कि देखिए पॉजिटिव चार्ज Q प्लस जो है प्लस है पॉजिटिव चार्ज, और ये एक नेगेटिव चार्ज है Q नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब यहाँ से जो जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है पॉजिटिव चार्ज से निकल रहे हैं और जाके समा जा रहे हैं, सिंक कर रहे हैं नेगेटिव चार्ज में। यहाँ से देखिए निकला पॉजिटिव चार्ज का जो पॉजिटिव चार्ज से निकला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और जाके समा रहा है, सब डूब रहा है नेगेटिव चार्ज में, डूब रहा है। देखिए तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि ये पॉजिटिव जो है Q प्लस वो एक्ट कर रहा है सोर्स की तरह, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का सोर्स यही के तरह काम कर रहा है, और जो नेगेटिव चार्ज है वो काम कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें डूब रहा है, इसलिए ये इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, इसमें डूब रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक नेगेटिव चार्ज में। वही बोल रहा है यहाँ पर फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। देखिए इसमें देखेंगे मैक्सवेल का सेकंड इक्वेशन, मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे। और मैक्सवेल का जो सेकंड इक्वेशन है वो हम लोग को क्या मिला है, डाइवर्जेंट ऑफ B इज इक्वल टू 0, और यही है गॉसेस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक, ठीक है। और ये डिफरेंशियल फॉर्म है, ठीक है, डिफरेंशियल फॉर्म है। मैक्सवेल इक्वेशन तो पढ़े हैं, डिफरेंशियल और इंटीग्रल फॉर्म है, तो ये क्या है, डिफरेंशियल फॉर्म है, ठीक है। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, पहला पॉइंट, इट इज़ स्टडी स्टेट इक्वेशन इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। ये क्या है, ये जो इक्वेशन है वो टाइम के इंडिपेंडेंट है, टाइम ये डाइवर्जेंट ऑफ B है वो टाइम पर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। इसका ये इक्वेशन है उसका टाइम के साथ कोई रिलेशन नहीं है। अकॉर्डिंग, दूसरा पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। इसका कहने का मतलब क्या है कि देखिए जैसे कि देखिए अगर मैग्नेट है तो उसमें क्या है, इधर नॉर्थ है इधर साउथ है। अच्छा, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि सिर्फ नॉर्थ रहे साउथ रहे ही नहीं, ठीक है। ये मैग्नेट है, इसमें सिर्फ नॉर्थ रहे साउथ रहे ही नहीं, और या फिर ऐसा भी तो नहीं हो सकता है कि यहाँ साउथ है नॉर्थ रहे ही ना, ठीक है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि इस तरह नहीं हो सकता है, या फिर नॉर्थ या फिर साउथ इस तरह एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर एग्जिस्ट होगा तो दोनों साथ में रहेंगे, नॉर्थ और साउथ। मैग्नेट में पढ़े हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो वही बोल रहा है कि आइसोलेटेड मैग्नेट पोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक। देखिए तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, डाइवर्जेंट ऑफ B इज इक्वल टू 0, यानी ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू 0, इक्वल नंबर ऑफ लाइन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इंटर एंड लिफ्ट द गिवन वॉल्यूम। यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए ये मैग्नेट है और नॉर्थ पोल साउथ पोल, इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन आया और इधर से इंटर कर गया, यहाँ से निकल रहा है और यहाँ से फिर इंटर कर रहा है, ऐसा ही होता है। ये इधर से इंटर कर गया, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि मैग्नेटिक फोर्स इंटर एंड लिव्स गिवन वॉल्यूम, एक फिक्स वॉल्यूम है, इसी के अंदर में इस
अगर देख लीजिए, एक फिर से इसको ड्रॉ करते हैं, छोटा सा लेते हैं मैग्नेट, ठीक। यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है। इधर से क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटर किया, इधर से जा रहा है और इधर इंटर कर जा रहा है, ठीक है। इधर से निकल रहा है और फिर यहाँ के साउथ की तरफ से इंटर कर रहा है, यानी कि ये हो रहा है, ये फिक्स वॉल्यूम है, ठीक है। इसके बाहर इसका जो मैग्नेटिक जो फील्ड है लाइन है, ये फिक्स वॉल्यूम के अंदर ही होगा, ठीक है। इसका ज़्यादा, अगर मान लीजिए आप जैसे जैसे दूर जाएंगे, आप मैग्नेट से जैसे जैसे दूर चल जाइएगा, आपका मैग्नेटिक जो फोर्स है वो कम होते जाएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कमज़ोर होते जाएंगे। और कुछ ऐसा समय आएगा कि एक फ़िक्स टाइम, मतलब एक फ़िक्स डिस्टेंस पे जाके वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोलिए या फिर मैग्नेटिक फोर्स है वो नेग्लेजिबल है, ठीक है। तो वहीं पे जहाँ पे नेग्लेजिबल होगा वहीं का हम वॉल्यूम लिए हैं, वहीं ये जो हम लाइन ड्रॉ किए हैं वहीं लाइन ड्रॉ किए हैं जहाँ पे फोर्स 0 हो, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो मैग्नेट में इंटर और लिव कर रहे हैं गिवन वॉल्यूम के अंदर। अभी जो आपको एक बड़ा सा वॉल्यूम दिखाएं, उसी के फिक्स, उसी के अंदर में वो सारा प्रोसेस होगा, ठीक है। अब आते हैं चौथे पॉइंट की ओर। ये क्या हो रहा है, लाइन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स are endless, that is there is no source or sink for line of magnetic force। यहाँ पे कह रहा है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो एंडलेस है, लाइन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स जो है वो एंडलेस है। यानी कि देखिए यहाँ पर मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहाँ पे जो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, लाइंस ऑफ फोर्स हैं, वो क्या हैं, ख़त्म नहीं होंगे, ख़त्म होंगे नहीं। इधर से निकल रहे हैं, इधर इंटर कर रहे हैं और वही फिर अंदर से जाते हैं, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इमेजनरी है, इमेजिन किया हुआ लाइन है, ये फिक्स रियल में एग्जिस्ट होता नहीं है बल्कि इमेजनरी किया हुआ लाइन है, ठीक है। तो ये क्या है, इधर से जाता है, नॉर्थ से निकलता है, साउथ से इंटर करता है और फिर अंदर से फिर ये लाइन जाता है, फिर वही लाइन रोटेट, वही मतलब साइकिल प्रोसेस जो है सो चलता है, ठीक है। यही सेम प्रोसेस चलता है। तो ये लाइन ख़त्म ही नहीं हो रहा है, होगा ही नहीं, क्योंकि इसका जैसे कि इधर से नॉर्थ से निकलता है, साउथ में जब जाता है तो ख़त्म थोड़ी हो जाता है, फिर वही जो लाइन है वही रोटेट कर रहा है, ठीक है। वही लाइन रोटेट करता है तो ख़त्म कहाँ से होगा, ठीक है। तो वही बोल रहा है यहाँ पर कि जो यहाँ पे जो ना ही कोई सोर्स है और ना ही कहीं पे ये सिंक करेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर ये ख़त्म कर जाएगा तो फिर इसमें दिक्कत है ये कि फिर वहाँ मैग्नेट फोर्स आएगा ही नहीं, ठीक है। मैग्नेट फोर्स आएगा नहीं, सो बोल रहा है कि यहाँ कोई सोर्स नहीं है। इस तरह के क्यू प्लस जो चार्ज थे और क्यू माइनस चार्ज थे, वहाँ पे जो प्रोसेस क्या था, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाता था और नेगेटिव चार्ज है उसमें जाकर समा जाता था, तो इसको बोलते थे सोर्स चार्ज और इसको बोलते थे सिंक चार्ज, बोलिए सिंक चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे वैसा सिस्टम नहीं है, यहाँ से कहीं से निकल जा रहा है और कहीं जाकर समा नहीं रहा है, बल्कि वही मैग्नेट से निकल के वही मैग्नेट पे समा रहा है। तो अगर ऐसा भी बोल सकते हैं कि वह सोर्स भी वही है और सिंक भी वही है, मैग्नेट, ठीक है। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन, ठीक है। ये इक्वेशन है और ये तो फैराडेज लॉ है, उसी पे तो बेस्ड है। ये फैराडेज लॉ से क्या पता है आपको, देखिए फैराडेज लॉ से हमें पता है डेल क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल बी वेक्टर बाय डेल टी, ये हमें पता है। तो देखिए यहाँ पे पहली बात हम सेंटेंस पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए आप कि यहाँ पर जो ये जो इक्वेशन है डाइवर्जेंट ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाय डेल टी, यहाँ पे देखिए टी का रिलेशन है इस इक्वेशन में,
है ना, टी दिख रहा है यहाँ, यानी कि टी जो है वो इस इक्वेशन में एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि इसका रिलेशन है इस इक्वेशन के साथ। इसलिए ये जो थर्ड इक्वेशन है उसका मैक्सवेल का, वो क्या है, टाइम डिपेंडेंट है, टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। टाइम वेरी करेगा तो इसका जो मैग्नीट्यूड है डेल क्रॉस ई वेक्टर का वो चेंज करेगा। तो वही अब जो फर्स्ट पॉइंट है वही बोल रहा है कि इट इज़ टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन वेरी विथ टाइम। ठीक है, जो मैक्सवेल का फर्स्ट और जो सेकंड इक्वेशन था वो दोनों टाइम पर डिपेंडेंट नहीं था, लेकिन जो ये थर्ड और फोर्थ हैं वो दोनों के दोनों टाइम पर डिपेंडेंट होंगे। फोर्थ का भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ थर्ड का देखिए तब तक। ये इट रिलेटेड द टाइम वेरिएशन ए वेक्टर विथ, सॉरी पढ़ने में थोड़ा मिस्टेक, इट रिलेटेड द स्पेस वेरिएशन ऑफ ए वेक्टर विथ टाइम वेरिएशन ऑफ बी वेक्टर। यहाँ पे कह रहा है कि इसका रिलेशन है स्पेस वेरिएशन ऑफ ई का जो रिलेशन है वो किसके साथ है, टाइम वेरिएशन ऑफ बी वेक्टर। देखिए स्पेस वेरिएशन ऑफ ई वेक्टर का मतलब क्या है, सॉरी यहाँ पे डाइवर्जेंट बोल दिए हम ना, लेकिन डाइवर्जेंट नहीं होगा, ये कर्ल ऑफ ई वेक्टर होगा। ठीक है, जब डेल क्रॉस के साथ होता है तो वो कर्ल बोला जाता है। ठीक है, और डेल जब डॉट के साथ होगा तो डाइवर्जेंट होगा। और अगर डेल अगर कोई स्केलर क्वांटिटी के साथ होगा तो इसको क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं, इस डेल को ग्रेडियंट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसको डेल को क्या बोलेंगे, कर्ल बोलेंगे, कर्ल ऑफ ई वेक्टर। ठीक है, कर्ल ऑफ ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाय डेल टी। ठीक है, ये माइनस यहाँ पे आया है लेंजेज लॉ की वजह से आया है यहाँ पे माइनस, क्योंकि जो डेल है और ई है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, उसका डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे, देखिए ये स्पेस वेरिएशन इसी को बोलते हैं स्पेस वेरिएशन, और ये जो टाइम वेरिएशन ऑफ बी है, टाइम वेरिएशन ऑफ बी ये है पूरा का पूरा टर्म, और स्पेस वेरिएशन ये पूरा का पूरा टर्म है। ठीक है, तो ये दोनों का एक दूसरे के साथ रिलेशन है, रिलेशन क्या है वो तो देख लिए आप। ठीक है, कर्ल ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी, या फिर आपके स्क्रीन पे हमने लिखा था। ठीक है, अब इसका देखिए थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड मैग्नेटिक फील्ड बी। हाँ, तो दोनों का रिलेशन तो दे ही रहा है, कर्ल ऑफ ई। ठीक है, कर्ल ऑफ ई क्या है, इसका फॉर्मूला इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी। ठीक है, तो यहाँ देखिए इस ई का बी के साथ तो रिलेशन है ना, वही बोल रहा है कि इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ई वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर। ठीक है, इन दोनों का एक दूसरे के साथ रिलेशन है। ये फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन। ठीक है, ये बोल रहा है। चौथा देखिए, चौथा पॉइंट, इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ फैराडेज एंड लेंजेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये स्टेटमेंट जो है, जो भी आपके स्क्रीन पे हमने लिखा था इक्वेशन से लिख दे रहे हैं फिर से, माइनस डेल बी बाई डेल टी। ठीक है, ये जो इक्वेशन है ये किसका स्टेटमेंट है, फैराडेज लॉ का एंड लेंजेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ से हम लोग को पता चला था कि जब मैग्नेट को कॉपर कोयल के नज़दीक और फिर उससे थोड़ा दूर करते थे, ये जो प्रोसेस बार बार करते थे, तो हम लोग को पता चला था कि उस कॉपर कोयल में करंट इंड्यूस्ड होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, करंट थोड़ा थोड़ा पता चलता था, यानी कि ईएमएफ इंड्यूस्ड करता था। और फिर उसी के फैराडेज का सेकंड लॉ से हम लोग को पता चला था कि वो जो ईएमएफ है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, और लेंजेज लॉ से हम लोग को उसका डायरेक्शन पता चला था। लेंजेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से हम लोग को उसका डायरेक्शन पता चला था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ इक्वेशन, उसका हम लोग फिजिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे। ये मैक्सवेल का चौथा इक्वेशन और उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हम लोग देखेंगे। मैक्सवेल के फोर्थ इक्वेशन का हम लोग फिजिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे। और देखिए आपके सामने यहाँ पे उसका इक्वेशन दिया हुआ है।
मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन का ये इक्वेशन है। देखिए यहाँ पे तो दो इक्वल टू दो दो है, देखिए इसका इक्वल है ये, और ये भी एक दूसरे का तीनों एक दूसरे का इक्वल है, ठीक है, इसका इक्वल है ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ डी जो है वो किसके इक्वल है, एप्सिलॉन नॉट ई के इक्वल है, ठीक है। तो वही पुट करने के बाद ये आता है, ये इक्वेशन आता है ये वाला, ठीक है। और देखिए इसका पॉइंट देखते हैं, पॉइंट वाइज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन। देखिए इट इज़ टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन एंड रिलेट्स द स्पेस वेरिएशन ऑफ बी वेक्टर विथ टाइम वेरिएशन ऑफ डी वेक्टर एंड ई वेक्टर। यहाँ पे बोल रहा है कि जो टाइम, ये पहली बात है कि ये जो इक्वेशन है फोर्थ इक्वेशन मैक्सवेल का, वो टाइम डिपेंडेंट है, वो टाइम पर निर्भर करता है, ठीक है। यहीं पे दिख रहा होगा, देखिए टाइम पर डिपेंड कर रहा है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो स्पेस वेरिएशन है, अभी थर्ड इक्वेशन में भी आप देखिए कर्ल ऑफ बी वेक्टर, वहाँ पे ई वेक्टर देखे थे, हाँ ई वेक्टर देखे थे, यहाँ बी वेक्टर देखिए। तो बात है स्पेस वेरिएशन ऑफ बी वेक्टर, उसका जो रिलेशन है वो किसके साथ हो रहा है, रिलेट किसके साथ है वो, देखिए टाइम वेरिएशन ऑफ डी और ई, टाइम वेरिएशन, देखिए टाइम वेरिएशन ई और टाइम वेरिएशन डी के साथ रिलेट कर रहा है, ठीक है, वही बोल रहा है उसका पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, it relates the magnetic field vector B with electric displacement vector and current displacement vector। दोनों का दोनों स्टेटमेंट जो है वो सेम ही है, बस थोड़ा लिखने का जो लैंग्वेज है वो अलग है, बल्कि दोनों का दोनों जो स्टेटमेंट है वो सेम ही है। वहाँ स्पेस वेरिएशन बोल रहा है और यहाँ पे बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी वेक्टर, वो क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और करंट डेंसिटी वेक्टर जे, वो उसके साथ रिलेट कर रहा है, ठीक है। देखिए इसका थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ। जो इक्वेशन है अभी आपको दिखाया वो क्या है, एम्पियर सर्किट लॉ का है, यह स्टेटमेंट था, लेकिन वहाँ पे डेल टी और जो एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाय डेल टी था वो ऐड नहीं था, ठीक है। ये जो आपके सामने यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर ये और ये जो है सो ऐड नहीं था एम्पियर सर्किट लॉ में, बस वही ऐड किए हैं मैक्सवेल और अपना नाम पूरा क्रेडिट ले गए हैं, इस इक्वेशन का पूरा क्रेडिट अपने नाम पर ले गए हैं, इसको ऐसे बोलते हैं एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट था एम्पियर का और थोड़ा सा उसको काम किए हैं मैक्सवेल, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, फोर्थ पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी कैन जनरेटेड बाय इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी वेक्टर जे एंड टाइम वेरिएशन डी वेक्टर जॉइंटली एज वेल एज सेपरेटली, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है बी, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बोलिए, मैग्नेटिक फील्ड बोलिए बी है, वो जनरेट कर रहा है, किसके द्वारा जनरेट हो रहा है, तो जनरेट हो रहा है करंट डेंसिटी वेक्टर जे और टाइम वेरिएशन ऑफ डी वेक्टर, ठीक है। देखिए यहाँ इक्वेशन से पता चल जाएगा, इक्वेशन देखिए यहाँ पे क्या है जे और वहाँ पे डी और ई लिखा हुआ था ब्रैकेट में, नीचे लिखा हुआ था, तो वहाँ पे वही बोल रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का बात कर रहे हैं, बी का जनरेट हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, जे के और डी के, जे क्या है करंट डेंसिटी है, सॉरी ये डी है, डी करंट डिस्प्लेसमेंट है और जे सही बोला, जे करंट डेंसिटी है और डी डिस्प्लेसमेंट करंट है, ठीक है। तो उसी के निर्भर है मैग्नेटिक फील्ड, चलिए ठीक है।